नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे नायक की जिनका नाम सुनते ही ना एक अलग ही जोश और हिम्मत की लहर दौड़ जाती है। एक ऐसा नाम जो आज भी आप देखिए विवादों और सम्मान दोनों के बीच घिरा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुभाष चंद्र बोस की। तो चलिए सीधे उनके उस नारे से ही शुरू करते हैं जिसने पूरे देश में आग लगा दी थी। और सच कहूं तो आज भी दिलों में वही आग जला देता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये तो बोस के अटूट इरादे का, उनके संकल्प का ऐलान था कि आज़ादी के लिए कोई भी कीमत, जी हाँ, कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि बोस का ये जो विद्रोही स्वभाव था, क्या वो रातों रात बन गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो उनके बचपन से ही कह सकते हैं कि उनकी रगों में दौड़ता था। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला लड़का एक महान क्रांतिकारी बन गया। जरा इस बात पर गौर कीजिए। साल 1920 उन्होंने आईसीएस यानी इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की। उस जमाने में ये किसी भी भारतीय के लिए एक सपने से कम नहीं था। मतलब एक सुरक्षित, आरामदायक, प्रेस्टिजियस लाइफ बस उनके हाथ में थी। लेकिन फिर क्या हुआ? ठीक 1 साल बाद उन्होंने उस सुनहरे भविष्य को एक झटके में ठुकरा दिया और चुना देश की आज़ादी का कांटों भरा रास्ता। ये फैसला ही उनके देश के प्रति जो अटूट प्यार था उसे साफ साफ दिखाता है। तो कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोस बहुत तेजी से एक बड़े नेता के तौर पर उभरे। लेकिन यहीं पर कहानी में एक मोड़ आता है। उनकी मुलाकात हुई एक ऐसी विचारधारा से जो उनकी अपनी सोच से कह सकते हैं बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। और यहीं से शुरू हुई दो महान नेताओं के बीच एक ऐसी वैचारिक टक्कर जिसने भारत के इतिहास की धारा ही बदल दी। और ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, मंजिल तो दोनों की एक ही थी, भारत की आज़ादी, पर रास्ते एकदम जुदा थे। एक तरफ थे गांधी जी, जो अहिंसा के पथ पर अडिग थे, और दूसरी तरफ थे बोस, जिनका साफ मानना था कि आज़ादी पाने के लिए हर जरूरी कदम उठाना होगा, फिर चाहे वो सैन्य संघर्ष का रास्ता ही क्यों ना हो। तो जाहिर है, जब सोच में इतना बड़ा टकराव होगा तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ये हुआ कि बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। पर क्या उन्होंने हार मान ली? नहीं, उन्होंने अपना एक नया रास्ता बनाया और स्थापना की फॉरवर्ड ब्लॉक की, एक ऐसी पार्टी जो उनके जोशीले और राष्ट्रवादी विचारों का सीधा प्रतीक थी। अब जब देश के अंदर उनके लिए लगभग सभी रास्ते बंद कर दिए गए, तो बोस ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सच में इतिहास को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये उनके जीवन का वो मोड़ था जिसे हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। अब देखिए, अंग्रेजी हुकूमत बोस के बढ़ते प्रभाव से सचमुच डर गई थी। वो जानते थे कि बोस की एक आवाज लाखों भारतीयों को प्रेरित कर सकती है, उनमें एक नई जान फूंक सकती है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने बोस को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। सोचा कि इस तरह उनकी आवाज को दबा देंगे। लेकिन क्या बॉस को रोकना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। उनको रोकना तो लगभग नामुमकिन था। सोचिए, रात का अंधेरा, चारों तरफ कड़ी निगरानी, और उसके बीच उन्होंने एक ऐसी जबरदस्त योजना बनाई कि सारे अंग्रेजी पहरेदार और जासूस बस देखते रह गए। उन्हें चकमा देकर वो घर से निकल भागे। और वो कामयाब हो गए। साल 1941 उनका ये मिशन सफल रहा। और इसी एक कदम के साथ सुभाष चंद्र बोस एक राष्ट्रीय नेता से एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी बन गए। अब लड़ाई भारत के अंदर से नहीं, बल्कि भारत के बाहर से लड़ी जानी थी। तो अब भारत से बाहर पहुंचकर बोस ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना पर काम करना शुरू किया। एक ऐसी योजना जो भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक बिल्कुल नया मोड़ लाने वाली थी। ये योजना थी एक सैन्य बल और एक निर्वासित सरकार, यानी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाने की। जरा देखिए कि बोस कितने ऑर्गेनाइज्ड और मेथोडिकल थे। जर्मनी से लेकर जापान तक उन्होंने एक्सेस पावर्स के समर्थन से एक आज़ाद राज्य और सेना का पूरा ढांचा खड़ा कर दिया। और ये सिर्फ एक सेना नहीं थी, ध्यान दीजिए, उन्होंने एक पूरी सरकार बनाई जिसे उस वक्त कई देशों ने मान्यता भी दी थी। ये कोई छोटी बात नहीं थी। और उनकी दूरदर्शिता का एक और सबूत देखना है तो ये देखिए, उस जमाने की बात है जब महिलाओं की भूमिका बहुत सीमित मानी जाती थी। उस दौर में उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई, जो दुनिया की पहली महिला लड़ाकू यूनिट्स में से एक थी। ये उनकी प्रोग्रेसिव सोच का कितना बड़ा सबूत है।
एक करिश्माई नेता के तौर पर उन्होंने ऐसे जबरदस्त नारे दिए जो आज भी हमारी रगों में देशभक्ति का खून दौड़ा देते हैं। दिल्ली चलो के नारे ने फौज में एक नया जोश भर दिया और जय हिंद ये नारा तो आज पूरे भारत का राष्ट्रीय अभिवादन बन चुका है। इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। तो चलिए अब बात करते हैं बोस की विरासत की, उनके स्थायी प्रभाव की, भारत के लिए उनके विजन की और उस नाम की जिससे हम सब उन्हें आज भी जानते हैं। उन्हें नेताजी क्यों कहा जाता है? ये उपाधि उन्हें आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने ही दी थी। और ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये उनके सैनिकों और लोगों के दिलों में उनके लिए जो सम्मान और प्यार था, उसका प्रतीक है। ये दिखाता है कि वो एक सच्चे जन नेता थे। तो आखिर नेताजी कैसा आज़ाद भारत चाहते थे? उनका सपना क्या था? उनका विजन आप देखिए बिल्कुल साफ था। वो एक ऐसा भारत चाहते थे जो सैन्य और आर्थिक रूप से मजबूत हो, जहां धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो, सबको बराबरी का हक मिले और जो विज्ञान और मॉडर्न थिंकिंग की नींव पर खड़ा हो। और अब हम इस पूरी चर्चा को एक बड़े सवाल पर आकर छोड़ते हैं। हाँ, ये सच है कि बोस का रास्ता विवादास्पद था, इस पर आज भी बहस होती है, लेकिन इतिहास में उनकी जो अहम भूमिका थी उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो सोचने वाली बात यह है कि उनकी सैन्य रणनीति और आज़ाद हिंद फौज का जो दबाव था, उसने भारत की आज़ादी की कहानी को असल में कितना और कैसे प्रभावित किया। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है।